आदरणीय साथियों, सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72 साल पूर्व इसी दिन हम लोगों ने संविधान को अंगीकार किया था और देश में जनता का शासन स्थापित हुआ था और इसके साथ साथ विकास की गति आगे बढ़ी थी। यह अवसर है कि हम उन महान लोगों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें जिन लोगों ने इस संविधान को स्थापित करने के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया और बलिदान दिया। हजारों वर्ष की लड़ाई के पश्चात यह स्वतंत्रता मिली थी और स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप ही हम लोग आगे बढ़े, किंतु पिछले 2 वर्षों में यह विकास की गति कुछ बाधित हो गई। कुछ ऐसा आया जिसके कारण हम लोगों का जो गति थी, हम लोगों की जो विकास की दर चल रही थी, वो कहीं पर रुक गई और इस वर्ष पुनः गति को लगा कि आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो प्रभावित होता रहा। पिछले वर्ष जब हम लोग इस समय मिले थे तो लग रहा था कि कोरोना एक अतीत की चीज हो गया है, अतीत की बात हो गई है और अब देश आगे बढ़ चलेगा। किंतु अप्रैल मई जून में जिस प्रकार से पुनः कोरोना का कहर बरपाया, उससे एक बार पूरा देश सहम सा गया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कोल इंडिया अपने कार्य को करता रहा और देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं होने दिया। इस मौके पर हम लोगों को उन लोगों के प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए जिन लोगों ने कोयला के उत्पादन करते हुए कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई और उन लोगों के ही कारण देश में पूरी बिजली और ऊर्जा की कोई कमी नहीं होने पाई। मित्रों, अप्रैल मई जून के पश्चात वर्षा का एक दौर आया और इस साल वर्षा ऐसी हुई जैसे शायद पहले कई वर्षों देखने को नहीं मिली। एक दिन तो ECL की लगभग सभी माइंस में पानी भर गया था और हमारा उत्पादन प्रभावित हुआ, किंतु फिर भी ये संतोष की बात है कि इन सभी बाधाओं से आगे बढ़ते हुए कोल इंडिया ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया और आज भी हमारा उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में 6% अधिक है और डिस्पैच 17% अधिक है। कई लोग बोलेंगे कि ये पिछला वर्ष कोरोना का वर्ष था, लेकिन डिस्पैच की तुलना यदि उसके पूर्व वर्ष जो 19-20 का था उससे भी तुलना की जाए तो हमारा 13-14% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। अक्टूबर माह में अचानक ऐसा लगने लगा था कि शायद देश में कोयले की कमी हो जाएगी। एक गलत धारणा सी बन गई थी कि शायद 3-4 दिनों में कोयला कम हो जाएगा। जो लोग कोयला के क्षेत्र को और ऊर्जा के क्षेत्र को जानते हैं वो जानते हैं कि ये सीजनल प्रक्रिया है और हर साल अक्टूबर में शायद हम लोगों का स्टॉक अपने मिनिमम लेवल पर पहुंच जाता है, लेकिन 4-5 दिन का स्टॉक एक सचमुच विषम परिस्थिति थी और उस अवसर पर कोल इंडिया ने मिलजुल कर काम किया। आप सब लोगों के प्रयास से हम लोग इस समस्या से आगे बढ़ पाए। यद्यपि समस्या का कारण कोल इंडिया नहीं था, लेकिन समाधान कोल इंडिया के भी पास था, क्योंकि देश में कोल इंडिया ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो कोयला का उत्पादन बढ़ाकर इस समस्या से निराकरण कर सकती थी। और ऐसी परिस्थिति में आप लोगों ने लगातार उत्पादन और डिस्पैच बढ़ाया, जिससे किसी भी दिन कहीं पर भी बिजली की कटौती नहीं हो पाई और कई देशों में, विकसित देशों में भी जहां पर कोयले की कमी देखने को मिली, ईंधन की कमी देखने को मिली, देश में कहीं पर भी ईंधन की कमी नहीं होने पाई। और इस वर्ष पूरी तरह से अगर हम लोग कोयला ऊर्जा को दिए जाने वाले कोयला का आकलन करें तो हम लोगों ने वर्ष में 23% अधिक कोयला ऊर्जा के क्षेत्र को दिया है, जो एक रिकॉर्ड भी है संख्या की दृष्टि से और वृद्धि की दृष्टि से भी एक रिकॉर्ड है। इतनी अधिक वृद्धि पहले शायद कभी भी किसी वर्ष में नहीं हुई थी। और कोयला का, किंतु यह सोचना कि कोयला का यह संकट समाप्त हो चुका है शायद गलत होगा। आने वाले समय में भी कोयला का लगातार उत्पादन और उस पर प्रेशर बना रहेगा। कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला के जो मूल्य हैं वो काफी अधिक बढ़ गए हैं और ऐसी परिस्थिति में यह उम्मीद करना कि कोई आयात करके कोयले की आवश्यकता की पूर्ति करेगा शायद गलत होगा। अतः हम लोगों पर प्रेशर बना रहेगा और इस प्रेशर को झेलते हुए देश की आवश्यकता की पूर्ति करना हम लोगों का दायित्व होगा। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इस समय अपने पूरे मनोयोग से हम लोग काम करें ताकि किसी प्रकार की कमी देश को न महसूस होने पड़े और देश यह समझ पाए कि कोल इंडिया ने उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है। मित्रों, यदि कोयले के उत्पादन में लगातार वृद्धि करना है, उसके डिस्पैच में वृद्धि करना है, उसमें सस्टेनेबिलिटी लाना है, तो हमें कैपेक्स बढ़ाना पड़ेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन के अलावा कोई साधन नहीं है जिससे कि हम अपने डिस्पैच को बढ़ा सकें।
पिछले वर्षों में हम लोगों ने अपने कैपेक्स में भारी वृद्धि की है। 19-20 में जहां 6,600-700 करोड़ का कैपेक्स होता था, 20-21 में बढ़कर 13,300 करोड़ हो गया, और इस जो कि लगभग 100% वृद्धि था। और इस वर्ष दिसंबर माह तक इस वृद्धि के ऊपर 30% की वृद्धि पुनः देखने को मिली है। मित्रों, हम लोगों ने लगभग 19,000 करोड़ के इवैक्यूएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, और अगले 2 वर्षों में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो निश्चय ही कोयला के इवैक्यूएशन में हम लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। लगभग 550 मिलियन टन कोयला हम लोग मैकेनाइज्ड वे से इवैक्यूएट कर पाएंगे, जिससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। कोयले के उत्पादन के साथ साथ एक बहुत बड़ा दायित्व हम लोगों का है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, और इसके क्षेत्र में भी कोल इंडिया लगातार अग्रसर है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 1300 हेक्टेयर से ज़्यादा पर प्लांटेशन किया। इसके पूर्व के वर्षों में कभी भी 800 हेक्टेयर से ज़्यादा का प्लांटेशन नहीं हुआ था। इस प्रकार लगभग 60% की वृद्धि इस वर्ष को देखने को मिली, और इस वृद्धि के ऊपर पुनः वृद्धि इस वर्ष की जाएगी। इस बात का आश्वासन कोल इंडिया की तरफ से हम सब लोग देते हैं और देश को देते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जितना अधिक प्रयास होगा, संभव होगा, वो हम लोग करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन भी बहुत बड़ा सहायक है। नीरी के द्वारा एक स्टडी कराई गई थी कि CHP और साइलो बनाने से क्या लाभ होता है, और इसमें ये देखने को मिला कि जो धूल का प्रदूषण होता है वह लगभग 80% कम हो जाता है यदि हम मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन करते हैं, और उसी प्रकार कार्बन का उत्सर्जन लगभग 25 से 40% कम हो जाता है। इस मैकेनिज्म को अपनाकर हम लोग अपने एक जो क्रिटिसिज्म हमारे विरुद्ध एक आलोचना है कि कोयला से प्रदूषण बढ़ता है, उसको समाप्त कर सकते हैं। कोयला से प्रदूषण बढ़ता है, और यह बात सही है कि इसका आने वाले कुछ वर्षों पश्चात में ग्रीन एनर्जी का उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन इस क्राइसिस ने, यह जो अक्टूबर की क्राइसिस थे, इसने प्रमाणित कर दिया कि वर्तमान में आने वाले कई दशकों तक न तो कोयला का कोई विकल्प है और न कोल इंडिया का कोई विकल्प है। यदि कोल इंडिया के स्थान पर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती तो देश की क्या स्थिति होती, और देश में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति होती है, इस पर यदि आप ठीक से विचार कर कल्पना भी करें तो शायद रूह सहम जाएगी और लगेगा कि हम देश किस विपरीत परिस्थिति में आ जाता है। इसलिए कई सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर का जो औचित्य है और वर्तमान परिस्थिति में कोल इंडिया की जो स्थिति है उसको बनाए रखना हम लोगों का दायित्व है, और यह दायित्व तभी पूर्ण हो पाएगा और यह कोल इंडिया का औचित्य तब तक बन पाएगा जब हम पूरे निष्ठा के साथ और मेहनत के साथ देश की प्रगति में सहयोग दे पाएं। देश की प्रगति आगे बढ़ती रहेगी और हम लोग उसमें सहयोग देते रहेंगे, यही मेरी मनोकामना है। किसी भी संस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका मैन पावर होता है। जो व्यक्ति हम लोग मिलकर काम करते हैं यही संस्था को बनाता है, और यह एक संस्था का प्रमुख दायित्व होता है कि उनके जितने भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करें, और जितने भी कहीं फ्रस्ट्रेशन का कारण है तो उसको दूर करने का लगातार हम लोग प्रयास करें। JBCCI का गठन इस बार सही समय पर कर दिया गया। कुछ परिस्थितियां विपरीत होने के कारण उसकी बैठकें लगातार नहीं हो पाई, लेकिन जनवरी माह के पश्चात जब कोरोना का यह काल समाप्त हो जाएगा तो उसकी बैठकें जल्दी करें। इस एग्रीमेंट को विशीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा ताकि हमारे मजदूर भाइयों को इसका लाभ मिल सके। कोल इंडिया ने इस वर्ष नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव प्रमोशन लगभग 5 साल पश्चात किया। इसमें जितनी भी समस्याएं थी उसका निराकरण कर उसको प्रमोशन देने का हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और उसमें सफलता प्राप्त की। सर्वे के सेक्टर में तो 2008 के बाद पहली बार प्रमोशन दिया गया। इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव्स के प्रमोशन में पिछले साल एक कैलेंडर वर्ष में लगभग 37% लोगों को प्रमोशन दिया गया। जितने भी जहां पर भी प्रमोशन अटका था उसको हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है, और यह प्रयास लगातार जारी होगा। किसी भी संस्था को यदि मजबूत बनाना है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसमें रिक्रूटमेंट और प्रमोशन सही समय पर दिया जाए। यदि रिक्रूटमेंट और प्रमोशन सही समय पर नहीं दिया जाता है तो उसमें मैन पावर में गैप्स आ जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन होता है, जिससे संस्था की प्रगति प्रभावित होती है। और इस बात को रियलाइज करते हुए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का प्रयास किया जाए। इसके अतिरिक्त कोई भी संस्था केवल इसलिए आधारित नहीं होती है कि अपने ग्राहकों की मांग की आपूर्ति करे या अपने मैन पावर का ख्याल रखे। उसका एक परम दायित्व होता है कि जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रही है उस क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए भी कार्य करे। और कोल इंडिया शायद इस दृष्टि से
राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। CSR पर पिछले वर्ष हम लोगों ने 550 करोड़ का व्यय किया और कोरोना काल में हम लोगों ने जिस प्रकार से कार्य किया है उसकी प्रशंसा हर जगह देखने को मिली है। हम लोगों ने 46 करोड़ रुपया खर्च कर लगभग 29 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें अधिकांश लग चुके हैं और आने वाले समय में वे सभी प्लांट लग जाएंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था जिसके कारण देश में कोरोना के तीसरे दौर की तैयारी हो गई। यद्यपि कोरोना में जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई इसमें ऑक्सीजन की इस बार कमी देखने को नहीं मिली, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ये सभी प्लांट जो लगाए गए हैं हॉस्पिटल्स में लगाए गए हैं और इस प्रकार हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने में बहुत मदद मिली है और आने वाले वर्षों में भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में CSR से इसी प्रकार से कार्य किया जाता रहेगा। अंत में मैं सभी स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद दूंगा जिनके कारण कोल इंडिया इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से कार्य कर सका। मैं विशेषकर आभारी हूं कोयला मंत्रालय का और माननीय कोयला मंत्री जी का, जिनके लगातार सहयोग से हम लोग आगे बढ़ पाए और कोल इंडिया की सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रुचि ली। इस अवसर पर अन्य स्टेक होल्डर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का भी धन्यवाद दूंगा, जिन लोगों के प्रयास के कारण हम लोग इतना अधिक डिस्पैच बढ़ा पाए। अंत में पुनः आप लोगों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह आग्रह पुनः करता हूं कि जिस कटिबद्धता के साथ हम लोगों ने पिछले महीनों में कार्य किया है उसी कटिबद्धता के साथ देश की आवश्यकता को देखते हुए आने वाले समय में भी हम लोग कार्य करते रहें। धन्यवाद।